नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है, जो इस वक्त तो इंग्लैंड में है, लेकिन नजरें उन्होंने बनाकर रखी हुई है दोनों भारतीय टीमों पर। एक भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और दूसरी भारतीय टीम जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। और इस टीम में कई ऐसे युवा सितारे हैं जिन पे आप दांव लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी 2023 में भारतीय वर्ल्ड कप टीम में आपको नजर आ सकते हैं। अब इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं, इस पे बातचीत करेंगे। और विकेट कीपर्स का पूल जो बड़ा हो रहा है, उस पूल पे भी बात करेंगे, क्योंकि सबब भाई से बेहतर कोई बता नहीं सकता कि विकेट कीपर्स आमतौर पे बहुत विरले होते हैं। यानी कि आमतौर पे अगर आप अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट के साथ एक लेगेसी सी चली आ रही है। 2018 से 21 तक हमने देखा 23 गेंदबाजों की एक बड़ी फौज रही। अब 2022 ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं जो भी विकेट कीपर बल्लेबाज टीम में आ रहा है, वो अपना न सिर्फ दावा रख रहा है बल्कि ये दिखाना चाह रहा है कि वो देश का उपलब्ध सबसे बेहतरीन विकेट कीपर है। अब जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की, उससे पहले जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो खेले तब उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसको लेके चर्चा अब बहुत गर्म है। और 4 विकेट कीपर जो अभी लिस्ट में है भारतीय टीम के, अगर उनमें हम बातचीत करें और उनपे राय लें सबा करीम की, तो ज्यादा बेहतर होगा। सबा भाई, गुड मॉर्निंग है आपके लिए। हमारी तो गुड इवनिंग हो गई है यहाँ पे, लेकिन साथ ही गुड मॉर्निंग के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि आप इंग्लैंड में उतना खबरें आप तक नहीं पहुंच रही होंगी। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में पहले खूब हो हल्ला हुआ कि संजू सैमसन को नहीं लिया गया। अब लखनऊ में जिस तरह की बैटिंग वो करके गया, एक बार फिर चर्चा बहुत तेज गर्म हो गई है कि संजू सैमसन को उतना चांस नहीं मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं, और जब मिलता है वो इन दिनों तो खास तौर से प्रूव कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं 2023 के मद्देनजर इस सीरीज को, और साथ ही स्पेशली मैं संजू सैमसन पे अगर आपसे एक सवाल करूं तो? संजू सैमसन के बारे में आपने जो बयान किया वो उचित है, पर इन दिनों जब जब उनको मौका मिल रहा है उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रह रहा है। ये जी। कंसिस्टेंसी काफी अच्छी रही है संजू सैमसन की तरफ से, और ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले जो आईपीएल गुजरा है उसके बाद से। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, चयनकर्ता इन जो खिलाड़ियों को देख रहे हैं वो एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम्म। अब ये इन सभी खिलाड़ियों को एक बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं तो वो एक एडेड बोनस है आपके लिए। तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं प्रदर्शन इस समय, इतने सारे क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं, चाहे वो संजू सैमसन हो गए, ऋषभ पंत हो गए, या फिर ईशान किशन हो गए, या दिनेश कार्तिक हो गए, ये सभी के सभी खिलाड़ियों को पहले मूल तौर पर एक बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद देखा जा रहा है कि वो कीपिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, चाहे वो हम्म। ग्राउंड फील्डिंग हो या फिर इनसाइड द सर्कल की फील्डिंग क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है भारतीय टीम के लिए। संजू सैमसन की वापसी अगर होगी तो एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में नहीं होने वाली है हम्म। राजीव। उनकी जो वापसी होगी एक बल्लेबाज के रूप में ही होगी। तो उनकी जो लड़ाई अन्य जो बल्लेबाजों के साथ हो रही है, वो निर्भर करेगा इनमें कौन ज्यादा रन बना रहा है, या क्या कौन किस कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहा है। अब सवा भाई, क्योंकि आपने एक अलग तरीके का मुझे लग रहा है चर्चा आपने छोड़ दी है कि जो अच्छे बल्लेबाज हैं उनके लिए एडेड एडवांटेज है कि वो विकेट कीपर हो। अब मैं इन विकेट कीपर्स में से आपसे पूछूं, अगर आपसे नंबर 1 2 3 4 एज अ बैट्समैन खिलाने की बात करूं, आपको कौन सा लग रहा है कीपर की सबसे पहले एज अ बैट्समैन वो खेल सकता है? कीपिंग को चलिए साइड कर दे दो, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ईशान किशन और अ, दिनेश कार्तिक। देखिए, दिनेश कार्तिक की तो बात नहीं की जाए क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है और उनको जी। इस समय चयन करता सिर्फ T20 के लिए ही देख रहे हैं। उसके अलावा जो 3 यंगस्टर्स हैं आपके पास इस समय, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और ईशान ईशान किशन, किशन। जी। इन तीनों में मैं अभी भी ऋषभ पंत को ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि ऋषभ ओके। पंत की तरह एक्स फैक्टर इन और दोनों में नहीं, मुझे नजर नहीं आता है। हम्म। हालांकि अच्छी बात यह है कि संजू सैमसन एक ऐसे स्ट्रोक प्लेयर है जो मुझे तो लगता है कि एक बल्लेबाज के रूप में वो आसानी से टीम में आ सकते हैं। वो हम्म। निर्भर करता है कब उनकी जगह बनती है। और ईशान किशन की बात रही, उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने उतना उतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। तो इस समय वो पैकिंग ऑर्डर में थोड़े बहुत नीचे आ गए हैं। पर अभी भी मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को मैं तरजीह देना चाहता हूँ जी। दोनों ही फॉर्मेट में, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर रेड बॉल में क्यों ना हो। मैं साल 2022 ओडीआई के आंकड़े स्वाभाविक बताता हूँ आपको भी थोड़ा इससे मदद मिलेगी। 2022 में 9 ओडीआई मुकाबले ऋषभ पंत ने खेले, 44 का एवरेज रहा और 100 का स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन ने 7 मुकाबले खेले, 72 का एवरेज रहा उनका और 118 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन ने 5 ओडीआई मुकाबले खेले, 26 का औसत और 70 का स्ट्राइक रेट। ये अपने आप में सारी कहानी कहता है। आपको लग रहा है समा भाई? फिर मैं जरा T20 के भी आंकड़े बता दूं। 6 मैचेस खेले हैं संजू सैमसन ने,
158 का स्ट्राइक रेट, 44 का एवरेज। फिर ईशान किशन की बात करें, 14 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 30 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट। और ऋषभ पंत ने 21 मुकाबले खेले साल 2022 में, जिसमें 26 उनका औसत रहा और 136 का स्ट्राइक रेट। यानी कि एज अ बैट्समैन धीरे धीरे संजू सैमसन ग्रूम करते गए और ऋषभ पंत और ईशान हम्म, किशन कहीं ना हम्म। कहीं उस रेस में पिछड़ते गए साल 2022 में। देखिए राजीव, इस समय चयन करता हूँ कि सोच में ऋषभ पंत एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में है। ठीक है। संजू सैमसन को एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में देखा नहीं जा रहा, उनको एक बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है। तो हम्म। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब आपने ऋषभ पंत की वनडे जो मुझे स्टैट्स बताए हैं, उसमें हम एक बात भूल रहे हैं कि जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पारी जो खेली है, ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली, उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध जो मैच उन्होंने जिताया, हाँ। उसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी जगह पक्की है। संजू सैमसन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बल्लेबाज के रूप में आना, क्योंकि मुझे लगता है कि उस खिलाड़ी में अद्भुत स्किल है, अद्भुत पोटेंशियल है हम्म। और प्रतिभा है। और अच्छी बात यह है कि तीनों चीजें अब सामने आ रही हैं, और इसी की तलाश हमेशा से रही है। संजू सैमसन के बारे में सब लोगों का ये कहना है कि इतना ज्यादा गिफ्टेड प्लेयर भारतीय क्रिकेट में बहुत कम नजर आता है। अगर हम्म। है तो उसको अगर हम ठीक प्रकार से मॉनिटर करेंगे, ठीक प्रकार से गाइड करेंगे, तो लंबे समय तक वो भारत को सर्व कर सकता है। पर उसके लिए आपको रन्स दिखाना होगा, सिर्फ प्रतिभा से काम चलने वाला नहीं है। और हम्म। इस समय संजू सैमसन से अच्छी बात यह हो रही है कि संजू सैमसन रन्स बना रहे हैं, और इसीलिए अब समय है कि उनको और मौका दिया जाए एक बल्लेबाज के रूप में। उनकी विकेट कीपिंग के बारे में तो मैं तो अभी अगर बात ना भी करें तो भाई तो बेहतर होगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि चयनकर्ता उनको देख रहे हैं एक बल्लेबाज के रूप में। अब जैसे ये कल के मैच में क्या हुआ, ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों खेल रहे थे, हम्म। दोनों विकेट कीपर हैं, पर उसमें ईशान किशन ने मुझे लगता है विकेट कीपिंग की, और संजू सैमसन एक बल्लेबाज के रूप में खेल रहे जी। थे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि चयनकर्ता इस समय ऋषभ पंत और ईशान किशन को एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में देख रहे हैं, और हम्म। संजू संजू सैमसन को एक बल्लेबाज के रूप में देख रहे हैं। सवा भाई, जिस कंफर्टेबली उन्होंने नंबर 6 पे बैटिंग की, मतलब एक समय तो 2 और 2.5 के एवरेज से बैटिंग कर रहे थे ईशान किशन और ऋतुराज, वो संजू सैमसन जैसे आए उन्होंने न सिर्फ स्ट्राइक रेट सुधारा, बल्कि श्रेयस अय्यर के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की, फिर शार्दुल ठाकुर के साथ की। मेरा सवाल ये है कि क्या नंबर 6 पे ओडीआई क्रिकेट में एक फिनिशर के तौर पे हम देख सकते हैं संजू सैमसन को, जैसे कि हमने T20 में देखा दिनेश कार्तिक को? बहुत जल्दी होगा ये कहना राजीव, सैंपल साइज बहुत छोटा है। अच्छा। अभी हम लोग ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि संजू सैमसन एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है। वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कहीं पर आकर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। हम्म। और नहीं, अगर वो तीन अपने चार पे तो स्किल जगह ही में, नहीं है सब भाई। विराट है, सूर्य कुमार है, देन आपके हार्दिक पांड्या है। देखिए मैं जी, ओडीआई में मैं एक ही बात जगह कर रहा हूँ बचती है आने वो वाले, नंबर 6 या 7 पे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आने वाले समय में। आज अच्छा से अच्छा, अगर हम ठीक। बिल्डअप करना शुरू करेंगे तो ओके। संजू सैमसन तैयार हो सकते हैं। अभी तो चूंकि अगर जगह नहीं है, अगर आपको खिलाना है, तो नंबर 6, नंबर 7 पर वो खेल सकते हैं, और आने वाले समय में ऊपर भी जा सकते हैं। हम्म। तो वो निर्भर करेगा चांसेस के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर। पर कल जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, ये दर्शा रहा है कि जहां पर दूसरे अन्य बल्लेबाज थोड़ा बहुत संघर्ष कर रहे थे, वहां पर एक खिलाड़ी आता है और इतने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करता है, जी। तो वो दर्शाता है कि उस खिलाड़ी का स्किल कितना ज्यादा है। सवा भाई, क्योंकि आपने लगातार उनके स्किल की बहुत तारीफ की है, उनके डाउन स्विंग की, बैट के डाउन स्विंग की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। कल मैं सुन रहा था तमाम एक्सपर्ट्स को, क्या उनकी बैटिंग में सबसे बड़ी क्वालिटी देख रहे हैं? कल उन्होंने जम के पुल शॉट्स भी लगाए, पेस बॉलर्स को भी उतना इजीली वो खेले थे जितना कि केशव महाराज को, जो बहुत ज्यादा बॉल को टर्न करा रहे थे। क्या इस वजह से आप कह रहे हैं कि एक कंप्लीट बैट्समैन के तौर पे संजू सैमसन ज्यादा इफेक्टिव है और इसीलिए शायद ईशान किशन से आगे निकल गए वो? क्योंकि ईशान किशन 2014 2022 में पहली पसंद थे एक समय में सेलेक्टर्स की। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि आपने डाउन स्विंग के बारे में बात की, और टाइमिंग जो है एक अलग किस्म की कला है। और बहुत कम बल्लेबाज है मॉडर्न डे क्रिकेट में जो ब्लेस्ड होते हैं इस प्रकार की हम्म। टाइमिंग से। रोहित शर्मा एक और ऐसे प्लेयर है जिनके पास बहुत ज्यादा समय है, बेहतरीन टाइमर है। शुभमन गिल एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास समय है, और इसी वजह से वो टाइम कर सकते हैं। और संजू सैमसन एक और खिलाड़ी सामने है हमारे, जिसके पास गजब की टाइमिंग है। और टाइमिंग आपके पास तभी आती है अगर आप जल्दी लेंथ को पिक कर रहे हैं, जल्दी आप हम्म। बॉल बॉल आपको नजर आ रही है, तभी आपका बैट स्विंग सही टाइम पे लगेगा, और सही वैल्यू मिलेगा आपके शॉट्स को। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि अरे इस खिलाड़ी में टाइमिंग बहुत अच्छी है, पर वो टाइमिंग आती कैसे है? हम्म। टाइमिंग इस वजह से आती है क्योंकि आप बॉल को बहुत जल्दी पिक करते हैं, आप लेंथ को पिक करते हैं, और आप जल्दी पोजिशन में आते हैं। तब आपके पास फायदा ये होता है कि आप बॉल को लेट भी खेल सकते हैं, और जब चाहे कहीं भी आप बॉल को मोड़ सकते हैं। तो हम्म। ये एक स्किल है जो संजू सैमसन में इस समय नजर आ रहा है। सर भाई, आखिरी 2-3 सवाल, क्योंकि आपको भी जाना है। टाइमिंग का जिक्र किया आप, टाइमिंग तो कल शार्दुल ठाकुर भी कमाल का ही कर रहे थे, गेंदबाजी भी अच्छी की उन्होंने।
और बैटिंग में तो कमाल के शॉट्स खेलते ही है वो। क्या एक एक ऐसा खिलाड़ी हमें 2023 में ये नजर आ रहा है जिसको हम 22 में, जिसको हम 23 के लिए ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बैकअप ऑप्शन नहीं है कोई। क्या हम शार्दुल ठाकुर को ये एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर क्या हम तैयार कर सकते हैं? जिस तरह से उन्होंने कल गेंदबाजी की अच्छी, 8 में 35 रन दिए, फिर बड़ी इंप्रेसिव शतकीय साझेदारी उन्होंने कर दी संजू सैमसन के साथ। कैसे आप देखते हैं एज अ पैकेज शार्दुल ठाकुर को? यूजफुल प्लेयर है राजीव, पर देखिए अंतर ये है कि हार्दिक पांड्या एक बैटिंग ऑलराउंडर है और हाँ। शार्दुल ठाकुर जो है एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो हार्दिक पांड्या की बात अलग है, शार्दुल ठाकुर को हम लोग ग्रूम जरूर कर सकते हैं, पर क्या वो आपके आपके नंबर 1 नंबर 2 बॉलर हो सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में? मुझे नहीं लगता कि वो हो सकते हैं। वो सिर्फ एक थर्ड सीमर के रूप में ही खेल सकते हैं, और वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा भारत के लिए कि वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो अगर भारत 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाह रहा है, तो फिर आपके पास 2 प्रीमियर बॉलर्स हो जाते हैं, पेस बॉलर्स, और एक आपके पास शार्दुल ठाकुर जैसा थर्ड सीमर हो जाता है, जो एक अच्छा ऑलराउंडर भी है। तो ये एक एडवांटेज रहता है टीम के लिए। तो उस तरह से अगर आप ग्रूम करना चाह रहे हैं, और अगर ग्रूम हो रहे हैं इस समय शार्दुल ठाकुर, तो एक 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 बोनस रहेगा भारत के लिए। इसके पहले इंडिया ए के लिए जो उन्होंने खेला था, वहां पर भी उनको इसी स्लॉट में रखा गया था। तो अलग अलग रोल्स हैं जिनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग मिक्स कर देते हैं, जैसे हाँ। आपने कहा हार्दिक पांड्या का विकल्प हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं विकल्प। शार्दुल ठाकुर हार्दिक पांड्या के विकल्प कभी कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्या शार्दुल ठाकुर नंबर 5 पे जाकर बल्लेबाजी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इस समय तो नहीं हाँ। कर सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या का रोल अलग है, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है जो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, जो 6 बॉलर ऑप्शन के रूप में काम आते आते हैं भारत के लिए। और ये जो है शार्दुल ठाकुर, वो वन ऑफ द फाइव फाइव बॉलर्स हो सकते हैं टीम में। और उसके साथ साथ चूंकि बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, तो एक बोनस हो सकता है भारत के लिए। सो आखिरी 2 सवाल हैं। एक सवाल तो शिखर धवन के लिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप, अगर ओडीआई क्रिकेट में उनको अपनी जगह को पक्की करना है? और दूसरा सवाल इसी से कनेक्टेड है कि क्या इंडियन टीम वापसी कर सकती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ खेल रहा है, उन्होंने अपनी कोई बी टीम नहीं खिलाई है। हमारी बी टीम खेल रही है, और बॉलर्स तो स्पेशली स्ट्रगल कर रहे थे, हमने देखा रवि बिश्नोई की भी पिटाई हो गई, आवेश खान की भी हुई, सिराज की भी हुई। कैसे आप देख रहे हैं, क्या इस सीरीज में वापसी हो पाएगी? और शिखर एज अ बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं उनके लिए सीरीज? तो शिखर धवन की मुझे लगता है कि जगह पक्की है, उन पर हमेशा दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। एक हम्म। दो मैचेस आएंगे जहां पर रन बनाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने यह मन बना लिया है कि आने वाले विश्व कप में रोहित शर्मा और शिखर धवन ही राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना हम्म। चाहिए। इस तरह का अगर हम स्पेस दे रहे हैं शिखर धवन को, तो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि शिखर धवन ने शानदार रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये श्रृंखला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग के लिए खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। हम्म। तो मुकाबला काफी अच्छा रहेगा। पर हाँ, हमारे जो यंगस्टर्स जिनको मौका मिल रहा है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर रन्स बनाए, ताकि आने वाले समय में चयनकर्ता उनके बारे में सोच सकते हैं जी। मेन 15 में लाने के लिए विश्व कप के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहुत ज्यादा चर्चा छिड़ जाती है अक्सर हिंदुस्तान में, खासतौर से जब कोई खिलाड़ी अचानक अच्छा प्रदर्शन करता है और फिर हम पीछे जो अच्छा कर रहे होते हैं उनको भूल जाते हैं। संजू सैमसन एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है इंडियन क्रिकेट के लिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी लड़ाई किन खिलाड़ियों से है। ऋषभ पंत और ईशान किशन ऑलरेडी रेस में है व्हाइट बॉल क्रिकेट के, और ऐसे में कंसिस्टेंट होकर संजू सैमसन को रन बनाना पड़ेगा, तभी वो एज अ बैट्समैन टीम में जगह बना पाएंगे। क्योंकि सभा भाई की माने तो ऋषभ पंत ऑलरेडी देश के नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ऑल फॉर्मेट में, और उनको ही पहले मौका मिलेगा। हाँ, बल्लेबाजी के लिहाज से संजू सैमसन कड़ी टक्कर दे सकते हैं ऋषभ पंत को। इसके अलावा भारत के युवा खिलाड़ियों के लिए भी चैलेंज होगा कि जो बचे हुए दोनों मैचेस हैं अच्छा प्रदर्शन करें और जीतें, और ये तभी संभव है जब एक यूनिट के तौर पर आप अच्छा करें। क्योंकि जो कुछ पहले मैच में घटा वो कहीं से ना तो टीम मैनेजमेंट को पसंद आया होगा और ना ही सेलेक्टर्स को। तो चलिए, हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।